नमस्कार। आज हम एक ऐसे शासक की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनके बारे में हमारे श्रोता ने कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख साझा किए हैं। सम्राट अशोक। हाँ, अशोक। मौर्य वंश के ये तीसरे सम्राट, जिनका शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व था, मतलब प्राचीन भारत के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक। इनकी कहानी नाटकीय बदलावों और एक स्थायी विरासत से भरी है ना? सही कहा। और अशोक को जानने के लिए हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। उनके खुद के शिलालेख हैं, पत्थर और स्तंभों पर। हाँ, वो तो सबसे सीधे सबूत हैं। बिल्कुल। फिर बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे श्रीलंका का महावंश है, भारत का दिव्यावदान है, कुछ यूनानी लेखकों के विवरण भी मिलते हैं। अच्छा, यूनानी विवरण भी? हाँ, और पुराणों में भी जिक्र है, और बेशक जो खुदाई से चीजें मिली हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, इन सबको मिलाकर ही एक तस्वीर बनती है पूरी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सारे स्रोतों से हम अशोक की कहानी के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे एक शासक, जो पहले शायद क्रूर भी कहा गया, वो युद्ध से निकलकर नैतिकता और शांति का प्रचारक बन गया। उनका वो धम्म, वो आखिर था क्या, और क्यों इतना खास माना जाता है, और फिर इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? ये सारे बड़े सवाल हैं। हाँ, तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज। बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे अशोक के शुरुआती जीवन से और कैसे वो सत्ता तक पहुंचे, उस संघर्ष से। ठीक है। फिर कलिंग युद्ध पे बात करेंगे, जो उनकी जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ था। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे कि उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ कैसे हुआ, उनकी वो अनोखी धम्म नीति क्या थी, प्रशासन कैसे चलाते थे, कला संस्कृति में क्या योगदान रहा, और आखिर में पतन के कारण। हाँ, और मौर्य साम्राज्य आखिर क्यों और कैसे बिखर गया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अशोक के आरंभिक जीवन से। जन्म हुआ करीब 304 ईसा पूर्व। पिता सम्राट बिंदुसार, माँ का नाम सुभद्रांगी या धर्मा बताया जाता है जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे सीधे युवराज नहीं थे। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यावदान। हाँ, दिव्यावदान। उनमें तो उन्हें शुरुआत में काफी उग्र और महत्वाकांक्षी दिखाया गया है। चंदाशोक यानी क्रूर अशोक तक कहा गया है। हाँ, ये नाम आता है। कहते हैं उनके 100 से ज्यादा भाई थे और गद्दी के लिए जबरदस्त खींचतान मची थी। हाँ, ये उत्तराधिकार का संघर्ष, काफी कहानियां इसके बारे में। और गद्दी पर बैठने से पहले ही उन्होंने अपनी काबिलियत वो साबित कर दी थी। अच्छा। हाँ, खासकर जैसे उज्जैन और तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे ना, उन्हें दबाने में। पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई लगभग 273 ईसा पूर्व में। उसके बाद करीब 4 साल कहते हैं गृह युद्ध जैसा चला। 4 साल? हाँ, श्रीलंकाई ग्रंथ महावंश के मुताबिक उन्होंने सुशीम जैसे अपने भाइयों को रास्ते से हटाया और फिर लगभग 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे। तो ये दौर उनकी शुरुआती कठोरता दिखाता है। बिल्कुल। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले का अशोक। एक और दिलचस्प बात है, इतिहासकार आर.एस. शर्मा का मानना है कि उनकी मां शायद साधारण पृष्ठभूमि से थी। ओह। हाँ, और ये चीज शायद दिखाती है कि मौर्य समाज में कुछ हद तक ही सही सामाजिक गतिशीलता थी। ये तो काफी रोचक है। अच्छा, तो सत्ता पक्की हो गई। फिर अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार से मिले विशाल साम्राज्य को और बढ़ाने का सोचा होगा। हाँ, विस्तार की नीति तो थी ही। और उनके शासनकाल का सबसे अहम और शायद सबसे भयानक युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध, हाँ, लगभग 261 ईसा पूर्व। कलिंग यानी आज का ओडिशा। इस युद्ध की तबाही का अंदाजा अशोक के खुद के 13वें प्रमुख शिलालेख से लगता है। जी, 13वां शिलालेख। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला दे दिया गया, और न जाने कितने ही बाद में भूख और बीमारी से मर गए। ये आंकड़े तो आज भी दहला देते हैं। निश्चित रूप से। और सोचिए, ये खुद सम्राट लिखवा रहा है। ये विनाश देखकर अशोक अंदर तक हिल गए थे। उसी 13वें शिलालेख में वो लिखते हैं कि कलिंग को जीतने के बाद देवताओं के प्रिय यानी अशोक को गहरा दुख और पछतावा हुआ। तो ये पश्चाताप ही वो मोड़ था। हाँ, ये युद्ध उनकी जिंदगी का कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी के बाद उनका झुकाव बौद्ध धर्म की शांति और अहिंसा के संदेश की ओर हुआ। सही। जैसा कि इतिहासकार रोमिला थापर बताती हैं, इस युद्ध ने भले ही साम्राज्य को दक्षिण तक फैला दिया, लेकिन इसके बाद अशोक ने हथियार से जीतने यानी दिग्विजय का रास्ता छोड़ दिया और धम्म विजय का रास्ता अपनाया। बिल्कुल, दिल जीतने का रास्ता, धम्म विजय। ये उस जमाने की किसी सम्राट के लिए बहुत बड़ा बहुत साहसिक कदम था। तो इसी गहरे पश्चाताप के बाद
लगभग 260 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। जी। ग्रंथ बताते हैं कि भिक्षु उपगुप्त ने उन्हें काफी प्रभावित किया। पहले वो उपासक बने। हाँ, उपासक यानी गृहस्थ रहते हुए पालन करने वाले। लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन और शासन दोनों ही एक समर्पित बौद्ध जैसे हो गए। और उनकी ये आस्था सिर्फ दिखावा नहीं थी, ऐसा लगता, काफी गहरी थी। उन्होंने बोधगया जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा की। अच्छा। करीब 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति मतलब एक बड़ा सम्मेलन बुलवाया। तीसरी बौद्ध संगीति, हाँ, उसका जिक्र आता है। उसका मकसद ही था बौद्ध संघ में जो मतभेद उभर रहे थे उन्हें सुलझाना और बुद्ध की शिक्षाओं को कह सकते हैं शुद्ध रूप में स्थापित करना। महावंश में इसका जिक्र है। उन्होंने मठों को खूब दान दिया, सांची जैसे पुराने स्तूपों को और बड़ा करवाया, भव्य बनवाया। तो ये सिर्फ निजी आस्था का मामला नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों को अपनी राजनीति का आधार बनाया, एक तरह से स्टेट पॉलिसी बना दिया। यहीं से वो चंदाशोक से धर्माशोक बने। हाँ, यहीं से ये यात्रा असल में शुरू होती है। धर्माशोक यानी धर्म का अशोक। चलिए, अब अशोक की सबसे जानी पहचानी चीज पर आते हैं, उनका धम्म। हाँ, धम्म। धम्म पाली भाषा का शब्द है, संस्कृत के धर्म जैसा ही। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अशोक का धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये एक तरह की सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी, यूनिवर्सल मॉरल कोड। अच्छा, सबके लिए? हाँ, सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों। इसके मूल में कुछ बुनियादी बातें थीं। अहिंसा मतलब जीवों को चोट न पहुंचाना, करुणा, बड़ों और गुरुओं का आदर, सहनशीलता, सबका भला। बिल्कुल। उनके 7वें शिलालेख में एक जगह लिखा भी है, धम्म अच्छी बात है, पर धम्म है क्या? हाँ, क्या लिखा है? इसमें शामिल है कम पाप करना, बहुत से अच्छे काम करना, दया, दान, सच्चाई और मन की पवित्रता। कितनी सीधी और गहरी बात है। वाकई? धम्म के सिद्धांतों को थोड़ा और खोलें तो इसमें नैतिक मूल्य थे, सच बोलना, गुस्सा न करना, घमंड न करना। सामाजिक जिम्मेदारी भी थी। हाँ, सामाजिक नैतिकता जैसे माता पिता की सेवा करना, ब्राह्मणों और श्रमणों यानी संतों भिक्षुओं का आदर करना, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। और अहिंसा पर बहुत जोर था। बहुत ज्यादा। जानवरों की बलि रोक दी गई, राजा ने खुद शिकार करना बहुत कम कर दिया था। और एक बेहद अहम बात, सहिष्णुता, टॉलरेंस। हाँ, अशोक ने बार बार कहा कि सभी धर्मों और संप्रदायों का आदर करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। बिल्कुल। अशोक की असली क्रांति शायद यही थी, ये समझना कि इतने बड़े और विविध साम्राज्य को सिर्फ तलवार से नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि आपसी सम्मान और साझा नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा जा सकता है। सही कहा। और इस धम्म को लोगों तक पहुंचाया कैसे गया? जाहिर है शिलालेखों और स्तंभों के जरिए तो पहुंचाया ही गया। हाँ, वो तो थे ही, पूरे साम्राज्य में लगवाए। लेकिन इसके अलावा उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए। धम्म महामात्र, ये कौन थे? जाना उनके नैतिक जीवन की देखभाल करना, कल्याण के काम देखना। अच्छा, मतलब एक तरह के नैतिक पुलिस या कल्याण अधिकारी कह सकते हैं। और राजा खुद भी, जो पहले शिकार यात्राओं पर जाते थे, हाँ, अब वो धम्म यात्राओं पर जाने लगे, लोगों से मिलते थे, उन्हें धम्म की बातें समझाते थे। तो इस धम्म नीति के पीछे मकसद क्या थे? शांति और एकता बनाए रखना? हाँ, एक तो वो, इतने बड़े विविध साम्राज्य में शांति जरूरी थी। दूसरा, नैतिक शासन के जरिए लोगों का दिल जीतना, ताकि विद्रोह कम हो। कुछ इतिहासकार जैसे आर्य शर्मा इसे साम्राज्य को और मजबूती से बांधने का एक राजनीतिक उपकरण भी मानते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल टूल। हाँ, जबकि रोमेला थापर इसे मुख्य रूप से व्यवहारिक नैतिकता पर आधारित नीति मानती है। दोनों में थोड़ा फर्क है। हाँ, और कुछ बातें इसमें ध्यान देने लायक भी हैं, जैसे राजा का रवैया थोड़ा पिता जैसा था, मतलब पैटर्नलिस्टिक, जैसे वो अपनी प्रजा को सिखा रहे हों। बिल्कुल। और ये नीति ज्यादातर सलाह और समझाने पर आधारित थी। इसे सख्ती से कानून की तरह लागू करने के साधन शायद सीमित थे। अशोक की धार्मिक नीति की बात करें तो जैसा आपने कहा, सहिष्णुता उसका केंद्र थी। वो खुद बौद्ध थे, उसे बढ़ावा भी दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दूसरे धर्मों का भी आदर किया। जैन, आजीवक, ब्राह्मण, सबको मदद दी। इसका सबूत मिलता है। बिहार की बरादर पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाई, दान दी। हाँ, वो गुफाएं तो बहुत मशहूर है। हाँ, लेकिन राजधानी पाटलिपुत्र में शायद उन्होंने बड़े पैमाने पर जो वैदिक यज्ञ होते थे, जिनमें पशु बलि होती थी, उन पर कुछ रोक लगाई थी। अच्छा, पशु बलि के कारण। जी।
सहिष्णुता पर उनका जोर उनके 12वें शिलालेख में सबसे साफ दिखता है। उसमें क्या कहा है? उसमें वो कहते हैं कि लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। वाह, बल्कि सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। सोचिए, एक मल्टी रिलीजियस एम्पायर के लिए ये कितना जरूरी रहा होगा। आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने कभी किसी को कोई खास धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया, सिर्फ नैतिक रास्ते पर चलने की सलाह दी। और उनकी अहिंसा की नीति सिर्फ उपदेशों तक नहीं थी। नहीं, पहले शिलालेख में ही उन्होंने लिखवाया कि राजकीय रसोई में अब बहुत कम जानवर मारे जाएंगे और धार्मिक त्योहारों पर पशु बलि बंद होगी। व्यवहार में भी लागू किया। हाँ, इसके साथ ही लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खुलवाए। अच्छा, जानवरों के लिए भी अस्पताल? जी हाँ, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए ताकि यात्रियों को आराम मिले, जगह जगह कुएं खुदवाए। ये सब धम्म को व्यवहार में लाने के तरीके थे। और इन नैतिक सिद्धांतों और कल्याणकारी कामों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ही वो धम्म महामात्र थे। बिल्कुल, उन्हीं की ये जिम्मेदारी थी। ये नियुक्ति उनके शासन के 5वें साल यानी करीब 263 ईसा पूर्व में हुई थी। सोचिए, ये एक तरह के नैतिकता मंत्री या कल्याण अधिकारी थे जिनका काम सिर्फ कानून लागू करना नहीं था। नहीं, बल्कि घूम घूम कर लोगों को धम्म समझाना, उनकी शिकायतें सुनना, यहाँ तक कि कैदियों के हालात देखना और ये पक्का करना कि समाज में नैतिक आचरण बना रहे। इनका महत्व इसलिए भी था क्योंकि ये राजा और आम प्रजा के बीच एक पुल का काम करते थे। सही कहा, ये जोर जबरदस्ती की जगह नैतिकता और भलाई पर जोर देते थे, जो अशोक के कल्याणकारी राज्य की सोच को दिखाता है। वैसे अशोक का प्रशासन काफी हद तक केंद्रीकृत था, जो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में मिला था। हाँ, ढांचा को वही था, केंद्रीकृत। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, तक्षशिला, उज्जैन जैसे बड़े प्रांत। और वहां गवर्नर अक्सर राजकुमारी होते थे, कुमार। हाँ, अक्सर कुमारों को ही भेजा जाता था और प्रशासन चलाने के लिए महापात्र और अमात्य जैसे कई स्तर के अधिकारी होते थे। और जासूसी व्यवस्था भी हो भी। बिल्कुल, इतने बड़े साम्राज्य पर नजर रखने के लिए एक विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था भी थी। सार्वजनिक कामों जैसे सड़कें बनवाना, सरायों का इंतजाम करना, इन पर खास ध्यान था। न्याय व्यवस्था को भी शायद ज्यादा मानवीय बनाने की कोशिश की गई, हालांकि सजाएं तब भी कठोर थीं। अशोक को समझने के लिए उनके शिलालेख और स्तंभ लेख सबसे पक्के सबूत है। कितने मिले हैं अब तक? अब तक करीब 33 ऐसे लेख मिल चुके हैं। 33? हाँ, इनमें 14 बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख हैं जिन्हें प्रमुख शिलालेख कहते हैं। 7 स्तंभों पर लिखे लेख हैं और बाकी छोटे शिलालेख हैं अलग अलग जगहों पर। भाषा कौन सी है इनमें? ज्यादातर प्राकृत भाषा में है, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, और लिपि ब्राह्मी है। लेकिन आपने यूनानी और आरामी का भी जिक्र किया था। हाँ, उत्तर पश्चिम के इलाकों में जहां यूनानिया और ईरानी प्रभाव था, वहां ग्रीक और अरामी लिपियों का भी इस्तेमाल हुआ है। कंधार में मिले हैं, ताकि वहां के लोग भी संदेश समझ सकें। बिल्कुल। प्रमुख शिलालेख अक्सर साम्राज्य की सरहदों पर या महत्वपूर्ण रास्तों पर मिले हैं, जैसे गिरनार गुजरात में, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड में, धौली और जौगड़ा उड़ीसा में। इनमें संदेश भी अलग अलग होंगे। हाँ, बड़े महत्वपूर्ण संदेश हैं। जैसे पहले लेख में पशु बलि की मनाही, दूसरे में इंसानों और जानवरों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का जिक्र, 5वें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता वाला। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। और 13वां शिलालेख सबसे खास है। इसमें कलिंग युद्ध के पछतावे का जिक्र है, धम्म विजय की नीति अपनाने की बात है। और विदेशों में दूध भेजने का भी। हाँ, सीरिया के राजा एंटियोकस II, मिस्र के टॉलेमी II, मैसिडोनिया के एंटीगोनस, इन समकालीन यूनानी हेलेनिस्टिक राजाओं के पास धम्म दूत भेजने का जिक्र है। ये तो जबरदस्त बात है। मतलब उनकी पहुंच भूमध्य सागर तक थी। हाँ, उनकी सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। और स्तंभ लेख वो कहाँ मिले हैं? वो ज्यादातर गंगा के मैदानी इलाके में मिले हैं। जैसे दिल्ली में जो स्तंभ हैं वो टोपरा और मेरठ से लाए गए थे। रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, ये सब बिहार में हैं। इन पर भी धम्म की बातें हैं। हाँ, इन पर भी धम्म के सिद्धांत, न्याय और जन कल्याण की बातें लिखी हैं। छोटे शिलालेखों का क्या महत्व है? वो भी बहुत अहम है। जैसे मस्की, जो कर्नाटक में है, वहां का शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार अशोक का नाम अशोक मिलता है। इससे पक्का हो गया कि शिलालेखों में जो देवानम पिये पियदस्सी, देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी नाम इस्तेमाल होता है, वो अशोक का ही था।
अच्छा। मस्की से नाम कंफर्म हुआ। हाँ। फिर भाब्रू शिलालेख है राजस्थान में, उसमें वे बौद्ध संघ को कुछ खास ग्रंथ पढ़ने की सलाह देते हैं। बराबर गुफाओं के शिलालेख आजीवकों को दान का सबूत हैं। और कंधार वाला द्विभाषी शिलालेख? हाँ, ग्रीक और अरामी 2 भाषाओं वाला। ये दिखाता है कि वो अपने यूनानी प्रजा तक भी धम्म का संदेश पहुंचाना चाहते थे। समय समय पर उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया है ना? बिल्कुल। शिलालेखों में देवानाम प्रिय पियदस्सी, मस्की लेख और बौद्ध ग्रंथों में अशोक, बौद्ध कथाओं में धर्माशोक और कुछ पुराणों में अशोक वर्धन नाम भी मिलता है। वास्तुकला में भी अशोक का जबरदस्त योगदान रहा। वो 84,000 स्तूप बनवाने वाली बात। हाँ, बौद्ध परंपरा ये कहती है। ये संख्या शायद अतिशोक्ति हो, पर ये सच है कि उन्होंने सांची जैसे कई पुराने स्तूपों को बड़ा करवाया, सजाया। और बराबर की गुफाएं। वो चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकला का शुरुआती और बेहतरीन नमूना है। और उनके मशहूर स्तंभ, हाँ, वो एकाश्म स्तंभ, एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई। ऊपर जानवर की मूर्ति, जिसे सारनाथ का 4 शीरों वाला स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। बिल्कुल। और उन पर जो शीशे जैसी चमकदार पॉलिश की गई है, वो आज भी हैरान करती है। ये स्तंभ सिर्फ खंबे नहीं थे शायद? नहीं, शायद ये धम्म की तरह ही स्थायी और प्रभावशाली संदेश देने का एक तरीका थे। मौर्य काल की ये पॉलिश वाली पत्थर कला वाकई अनोखी है। इसका रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। सही कहा। कला का इस्तेमाल सिर्फ इमारतों तक नहीं था। अलग अलग लिपियों में शिलालेख लिखवाने से शायद पढ़ने लिखने को भी बढ़ावा मिला होगा। हाँ, ये हो सकता है। उत्तर पश्चिम भारत की कला पर यूनानी ईरानी असर भी दिखता है। अशोक ने बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करवाने और संरक्षित करने में भी मदद की, ऐसा अशोक वदान जैसी कहानियों से पता चलता है। और यूनानी राजाओं के दरबार में दूध भेजने से विचारों का आदान प्रदान भी हुआ होगा। निश्चित रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। अशोक की नीतियों का समाज पर क्या असर पड़ा? क्या धम्म से कोई सामाजिक बदलाव आया? हाँ, कुछ हद तक जरूर आया होगा। धम्म ने बराबरी और आपसी सम्मान की बात की। इससे शायद जाति व्यवस्था की कठोरता थोड़ी कम हुई हो। दासों, नौकरों, महिलाओं, जानवरों के साथ अच्छे बर्ताव पर जोर था। बिल्कुल। शिलालेखों में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील की गई। इससे सामाजिक सद्भाव बनाने की कोशिश तो हुई। अहिंसा की नीति, पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना, अस्पताल बनवाना, ये सब मिलकर समाज को बेहतर बनाने के प्रयास थे। और बौद्ध धर्म के फैलाव में तो अशोक की भूमिका ऐतिहासिक मानी जाती है। हाँ, वो तो है ही। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और कहते हैं बेटी संघमित्रा को भी धर्मदूत बनाकर श्रीलंका भेजा, जहाँ बौद्ध धर्म आज भी मुख्य धर्म है। जी। और 13वें शिलालेख में जैसा हमने देखा, सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया जैसे दूर दराज के यूनानी राज्यों में भी अपने दूत भेजे। और देश के अंदर भी। तीसरी बौद्ध संगीति करवाई, पूरे साम्राज्य में स्तूप और मठ बनवाए। इससे बौद्ध धर्म बहुत फैला। तो क्या ये कहना गलत होगा कि अशोक के प्रयासों ने ही बौद्ध धर्म को भारत से बाहर निकालकर एक विश्व धर्म बनाया? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने उसकी नींव रखी। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया तक पहुंचने में उनके प्रयासों का बड़ा हाथ रहा। लेकिन फिर इतने महान सम्राट और इतने विशाल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? अशोक की मृत्यु हुई करीब 232 ईसा पूर्व में। हाँ। उसके बाद मौर्य साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक सका, तेजी से बिखरने लगा। उनके बाद के राजा जैसे दशरथ या अंतिम राजा बृहद्रथ उतने काबिल नहीं थे। पतन के कारण देखिए कई थे और आपस में जुड़े हुए थे, कोई एक कारण नहीं था। अच्छा, क्या क्या थे? पहली बात तो जैसा आपने कहा, अशोक के बाद कोई उतना मजबूत और दूरदर्शी शासक नहीं हुआ। उत्तराधिकारी कमजोर थे, शायद उनके बेटों में ही बंटवारे और संघर्ष हुए। दूसरा, साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, अति विस्तार। उस जमाने में इतने बड़े इलाके पर जहां कम्युनिकेशन इतना धीमा था, कारगर नियंत्रण रखना बेहद मुश्किल था। दूर के प्रांतों के गवर्नर आजाद होने लगे होंगे। हाँ। रोमिला थापर का मानना है कि मौर्य नौकरशाही राजा के प्रति व्यक्तिगत वफादारी पर ज्यादा टिकी थी। अशोक के बाद वो वफादारी कमजोर पड़ गई। तीसरा कारण, अर्थव्यवस्था। हाँ, अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ। अशोक की जन कल्याण की योजनाएं थीं, बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती थी, बौद्ध मठों वगैरह को दान भी दिया जाता था। खजाने पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल, शाही खजाने पर दबाव डाला। आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार बताते हैं कि बाद के मौर्य राजाओं के सिक्कों में मिलावट मिलती है। अच्छा, सिक्कों की क्वालिटी गिर गई। हाँ, जो आर्थिक तंगी का इशारा है। चौथा कारण, संभवतः सेना पर असर, शांति नीति की वजह से। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद अशोक की शांति नीति की वजह से शायद सेना उतनी युद्ध तैयार नहीं रही जितनी पहले थी।
आक्रामक नहीं रही। और इसका फायदा उठाया गया। हाँ, उत्तर पश्चिम से यूनानियों ने हमले करने शुरू कर दिए। डेमेट्रियस जैसे राजाओं ने। और कोई सामाजिक धार्मिक कारण भी थे? हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार जैसे आर.एस. शर्मा मानते हैं कि अशोक की नीतियां, खासकर बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव और यज्ञों पर रोक, इससे ब्राह्मण वर्ग में कुछ नाराजगी थी। अच्छा, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। हाँ, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। पुराणों में भी मौर्यों के प्रति थोड़ी आलोचना दिखती है। और छठा कारण था बाहरी हमले। यूनानी आक्रमणों ने उत्तर पश्चिमी सीमा को और कमजोर कर दिया। और अंत में तख्ता पलट हो गया। हाँ, आखिरकार करीब 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही मार दिया और शुंग वंश की नींव डाली। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ मुख्य कारण। एक जटिल कहानी। बिल्कुल, कई परतें हैं इसमें। लेकिन साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, अशोक की विरासत वो तो आज भी जिंदा है। हाँ, वो स्थायी है। उन्हें इतिहास में एक महान और नैतिक शासक के तौर पर याद किया जाता है, जिसने युद्ध छोड़कर शांति और करुणा का रास्ता चुना। एक आदर्श शासक के रूप में। यहाँ तक कि आजाद भारत ने भी उनके प्रतीकों को अपनाया। सारनाथ का सिंह स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और तिरंगे का चक्र? हाँ, हमारे तिरंगे का चक्र भी अशोक चक्र ही है। तो आज हमने अशोक के जीवन के कई अहम पड़ावों को छुआ। उनके शुरुआती दिनों के चंदाशोक से लेकर कलिंग युद्ध के बाद धर्माशोक बनने तक का वो सफर। उनकी अनोखी धम्म नीति जिसने नैतिकता को शासन का आधार बनाया। उनके शिलालेखों का जाल जो उनके संदेश को दूर दूर तक ले गया। और अंत में उनके विशाल साम्राज्य के बिखरने के कारण भी देखे। हाँ, अशोक की कहानी सिर्फ बीते जमाने की बात नहीं है। ये नेतृत्व पर, नैतिकता पर और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या अशोक की ये जो आदर्शवादी शांति और नैतिकता की नीति थी और एक विशाल साम्राज्य को चलाने की जो जमीनी हकीकतें होती हैं, क्या उनके बीच कोई अंदरूनी टकराव था? अच्छा सवाल है। क्या शांति पर ज्यादा जोर देना ही कहीं ना कहीं साम्राज्य के पतन का कारण बना, या फिर आज की इस उलझी हुई दुनिया में अशोक के धम्म के वो बुनियादी सिद्धांत अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता हमारे लिए कितने मायने रखते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सब शायद सोच सकते हैं।